बेटा कैमराज ओपन कर लो अपने, ये बात मुझे कहनी पड़ेगी, पता तो है हम सबको पहले से। तब तक आपने कोई क्वेश्चन पूछना है आप देख लीजिए, जो हमने कल डिस्कस किया था। और कल आपका एग्जाम भी हुआ है कंपार्टमेंट का, उसमें भी एक क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने वाले हैं, एक हमने कल डिस्कस किया था। वो दोनों क्वेश्चंस थे कल एग्जाम में। जो हमारा कल आईबी का एग्जाम हुआ, उसका सॉरी इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ है, वो क्वेश्चंस थे उसमें। तो अभी किसी ने अगर कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, देन विल बी स्टार्टिंग इन अ मिनट और टू। देख लीजिए एक बार जो नोट्स मैंने आपको कल सेंड किए थे और जो आज सेंड किए थे, एक बार देख लीजिए, उन्हें पढ़ लीजिए। देयर आर सो मैनी थिंग्स। किसी का कोई क्वेश्चन है तो टाइप कर दीजिए। अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछना किसी ने? और आपको एक मेरे ख्याल से कल वो भी मिला होगा लेटर, स्कूल्स आर गोइंग टू ओपन अगेन बट दिस इज वॉलंटरी, दिस इज नॉट मैंडेटरी, इट डिपेंड्स means depends on you and your parents decision whether you are willing to or you are satisfied with this online thing. yes बेटा ऑनलाइन क्लासेस चलती रहेंगी, लेकिन जो बच्चे क्लास अटेंड करेंगे, वी आर जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर कि कोई लैपटॉप या कोई वेबकैम क्लास में ही लगा दिया जाए और उसी क्लास की रिकॉर्डिंग हो जाए, और वही रिकॉर्डिंग फिर अगले दिन हम अपलोड कर देंगे फेसबुक पेज पर। क्योंकि जस्ट थिंक लाइक अ टीचर के पहले 5 घंटे वहां क्लासेस लेनी होंगी 9 से 2 तक, फिर अगर 3 से 8 तक वैसे क्लासेस लेनी हो तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो क्वालिटी भी नहीं आ पाएगी। तो बात वी विल ट्राई एंड डू इज कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो, जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस होंगी 1 अक्टूबर से, उन्हीं को रिकॉर्ड करके फिर अपलोड कर दिया जाएगा फेसबुक पर। दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल एंड डूएबल सॉल्यूशन। उसके अलावा अगर कोई आइडिया आपके पास है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं दैट हाउ शुड बी मैनेज और हाउ शुड बी डू।
बिकॉज एक ही क्लास एक ही दिन में 2 बार लेना इतना टाइम नहीं हो पाएगा। 9 to 2 स्कूल का टाइम होगा, फिर अगर चलिए 30 या 40 मिनट्स का ब्रेक भी हो तो फिर 3 बजे से यानी कि 3+5 8 बजे तक रात को लगातार क्लासेस लेना। तो टीचर्स आर नॉट लाइक शक्तिमान और ऑल दो सुपर हीरोज, although they are superheroes of different kind but not of that kind with extra strength and physical power and all that. चलिए साहब, तो फिर हम स्टार्ट कर देते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं आया मेरे पास, कल हमने डिस्कस किया था। देखिए, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 10 इंडियन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड वी आर कंपेयरिंग आवर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ विद आवर नेबर्स। क्योंकि उनके साथ कल भी हमने पढ़ा था, वो सेकंड जो पॉइंट लिखा था इंट्रोडक्शन में, उन लोगों के साथ कंपैरिजन करना काफी इजी हो जाता है, क्योंकि उनका जो क्लाइमेट होता है वो इकोनॉमिक क्लाइमेट हो या बिजनेस क्लाइमेट हो, मोर और लेस आसपास की कंट्रीज का एक जैसा ही होता है। लाइक अमेरिका एंड मैक्सिको आर सो डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट रीजंस, लेकिन उन दोनों का जो इकोनॉमिक क्लाइमेट है, जिसे हम इकोनॉमिक क्लाइमेट कह सकते हैं, वो मोर और लेस एक जैसा ही होता है बेटा। तो सेम गोज फॉर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। Yesterday we talked that all these 3 countries got independence during more or less same time period. Then we started our economic journey in the same time period and all that. अभी हमने अपना 5 year planning का जो concept था वो खत्म कर दिया है 2017 में। Now we are going with some other kind of thinking, although it is a 5 year plan, but we are not calling it 5 year plan. So पहले योजना आयोग होता था, अब नीति आयोग होता है। वैसे योजना को नीति भी बोलते हैं, एक ही शब्द के, जैसे पर्यायवाची आपने साइनोनिम्स पढ़े होंगे, वही है, बस और कुछ नहीं। ऐसे चाइना जो है वो अपने शायद 11th प्लान पर है, और पाकिस्तान नहीं, चाइना 13th प्लान पर है, और पाकिस्तान जो है वो 11th प्लान पर है। पाकिस्तान ने जो अपने 5 year प्लान थे उनका नाम रखा था मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान, MTDP, शायद इस तरीके से करके कुछ था, है ना। तो उस ये कल हमने पढ़ लिया था। इकोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं जैसे सार्क, G8, G20 और यूरोपियन यूनियन। इसके अलावा भी ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स आपने शायद सुन लिया होगा। ब्रिक्स इज द न्यूएस्ट इकोनॉमिक ग्रुप। वो शायद बुक पे नहीं लिखा है, इसमें आपकी जो NCERT की बुक है, लेकिन BRICS करके ब्रिक्स जो होता है आप लिख लीजिए, BRICS। और ये शायद आपको पता होगा, ये एक्रोनाइम है 5 मेजर कंट्रीज के, और इसके पीछे इनका एक और मोटिव भी है, आई जस्ट डिस्कस। ये मोटिव है उनका कि ये सभी जो कंट्रीज हैं, इन्हें हमने यूनाइटेड नेशन का, इसे जरा ध्यान से सुने, आपको काम आएगा कनाडा में भी, मतलब इन हायर क्लासेस, कनाडा मींस हायर क्लासेस, तो जो मेजोरिटी है वो कनाडा जाएगी, तो आई प्रेफर टू कॉल इट कनाडा इंस्टेड ऑफ DAV यूनिवर्सिटी और एनीथिंग। तो जो ब्रिक्स है बेटा, आप गैस कर सकते हैं इजीली कि ये 5 कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और इनका अपना एक मोटिव है कि हम अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। जब हम अपना ग्रुप बना लेंगे तो जो दूसरी बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास यूनाइटेड नेशन में जो उनकी UNSC जिसे हम बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें उनके पास वीटो पावर है। वो 5 कंट्रीज कौन सी हैं, आप टाइप कर सकते हैं, कौन सी 5 कंट्रीज हैं वो। टाइप कर सकते हैं, तो आपने पढ़ लिया होगा 3rd, 4th, 5th क्लास में, आपको पढ़ा दिया होगा सोशल साइंस में। Which are the 5 countries which have got veto power in United Nations Security Council? दिया बताएगी, ये पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट है, इसे तो जरूर पता होगा। बताओ दिया, टाइप करो बेटा जल्दी से। चलो अनम्यूट ही करके बता दो, इसमें कम टाइम लगेगा। दिया जैन, कौन सी 5 कंट्रीज है? The 5 members of BRICS, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिनके पास 5 कंट्रीज, जिनके पास जो परमानेंट मेंबर हैं, जिनके पास वीटो पावर है। चाइना, रशिया, then it goes for India के अंकल पास सैम, what? अंकल सैम का नहीं No, पता? no. अमेरिका नहीं, अंकल नहीं सैम पता। सबको पता है पूरी दुनिया में। अमेरिका, रशिया, चाइना, इनके अलावा बताओ 2 कंट्रीज कौन सी हैं? चलो मैं हिंट देता हूं, आप एकदम समझ जाओगे, दिल बेचारा। अब बताओ जल्दी से, देखो तो कितने इंटरेस्टिंग हिंट देता हूं आपको, कहां से कहां जोड़ते हैं हम बात को, जल्दी बताओ। फ्रांस। Sorry, I haven't seen the movie. Still everybody has seen that France popular song. and Brazil.
ब्राजील नहीं बेटा, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम सही है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वेरी इंसाइटफुल नॉलेज। चलिए साहब, तो ये 5 कंट्रीज हैं जिनके पास यूनाइटेड नेशन में वीटो पावर है। जो कोई भी, उसमें 20 नेशन होते हैं, 15 को हर 2 साल बाद बदल देते हैं, 5 परमानेंट रहते हैं। इनके पास वीटो पावर है। कहीं भी कोई इंटरनेशनल लेवल की लड़ाई करनी हो तो इनकी परमिशन जरूरी होती है। जैसे हम तो आपस में मोहल्ले में या दोस्ती में लड़ लेते हैं, अगर इंटरनेशनल लेवल की हमें कोई लड़ाई करनी हो कि अमेरिका को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन देखने हैं इराक में जो उसे आज तक नहीं मिले, तो उसके लिए फिर उसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन लेनी होती है। ठीक है। अब ये जो ब्रिक्स की कंट्रीज हैं, ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या हुआ, ये कौन बताएगा? ब्रिक्स का फुल फॉर्म कौन बताएगा? जो सबसे कम ध्यान दे रहा होगा अभी वही बताएगा। वेरी इजी है, 5 के 5। अब सब ध्यान देने लगे एकदम से। देखो, दिस इज द पावर ऑफ कॉमन मैन। चलिए कोई बात नहीं, अब मैं देखता हूं कौन बताने वाला है। जानवी बताएगी। जानवी वी के नाम से लिखा है। करो बेटा, अनम्यूट करो। BRICS से इजीली कोई भी बता सकता है। B stands for ब्राजील, रशिया, इंडिया। रशिया को तो बेटा पहले से ही पावर नहीं है। रशिया को पहले से ही पावर नहीं है। सर, आई एम गेसिंग। एटलीस्ट गैस इंटेलिजेंटली ना। चलिए, ये आपने सर्च करना है, ये आपका होमवर्क है बहुत हैवी सा। फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स। थैंक यू वेरी मच। चलिए साहब, तो एक बस मैं आपको बेसिकली ये बताना चाहता था, फिर थोड़ा दूर निकल गया, कि ब्रिक्स जो है वो न्यूएस्ट इकोनॉमिक ग्रुपिंग है। ये 5 कंट्रीज हैं जिन्हें परमानेंट सीट नहीं मिली हुई है, लेकिन इनके एस्पिरेशंस है कि हमें परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपनी एक कमेटी बनाई, और कमेटी बनाने के बाद उन्होंने दूसरी कंट्रीज पर प्रेशर करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने एक बैंक भी खोला है, अगर आप इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, ब्रिक्स बैंक, और उसका जो फर्स्ट हेड है वो एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर है। ये सब आपको गूगल पर मिल जाएगा। ठीक है। अब अच्छा, चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम अपना आज का लेसन स्टार्ट कर लेते हैं। आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। एग्जामिनर कैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, और 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1-2 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। उसमें सभी की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, मैं तीसरी बार बता रहा हूँ। तो देखिए, आज का स्टार्ट कर देते हैं। चलिए साहब, देख लेते हैं। आई होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन, मतलब स्क्रीन ऑफ माई लैपटॉप। तो दीज आर डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू डिटेल, अगर आप इस टेबल को एक बार ध्यान से देख ले तो पूरी पिक्चर आपके समझ में आ जाएगी बेटा। इस टेबल को बस आपने एक बार ध्यान से देखना है। सबसे पहले पॉपुलेशन देख लेते हैं। ये 2015 का डेटा है। इंडिया और चाइना की पॉपुलेशन मोर और लेस सेम थी, मतलब चाइना इस थोड़ा सा आगे है हमारे से, लेकिन 2050 तक हम चाइना को बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं। तो कुछ चीजों में हमें फर्स्ट आना होता है, जैसे नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोविड एंड ऑल दैट। उसके बाद आप एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन देखिए, डेंसिटी रेशो देखिए, मैन और वीमेन का फर्टिलिटी रेट देखिए, और अर्बनाइजेशन देखिए। तो इन सब चीजों को देख लिया आपने, एक बार ध्यान से देखिए स्क्रीन पर, या अपने नोट्स में देख लीजिए। अब इसी को हमने एक्सप्लेन करना है। और यस्टरडे जो एग्जाम हुआ था कंपार्टमेंट का, उसमें यही क्वेश्चन आया था, राइट अ नोट ऑन द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान की डेमोग्राफी पे जरूरी नहीं है तो वो एज इट इज आपसे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स ही पूछ ले। इसमें से बहुत से तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो दैट्स व्हाई आई सेड इन द स्टार्टिंग कि पहले आप इस टेबल को अपने नोट्स में या स्क्रीन पर ध्यान से देख लीजिए बेटा एक बार। पहले इस टेबल को आप देखिए। अब उन्होंने क्या किया कि इंडिया और पाकिस्तान को कंपेयर करा दिया। वो इंडिया और चाइना को भी कंपेयर करा सकते हैं, पहली बात। वो इंडिकेटर्स के बेस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दैट कैन यू प्रूव डिस्पाइट बीइंग मोर पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज इन चाइना,
their economic development is means responsible, urbanization is responsible for economic development of China, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। आप देखिए 56% जो चाइना की पॉपुलेशन है वो अर्बन एरियाज में रहती है। अर्बनाइजेशन का मतलब यही तो है, means close to 60% of population of China is living in India. Can you say that this is responsible for economic growth or development of China? या कोई और क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस टेबल को आपने ध्यान से एक बार स्टडी कर लेना है, रट्टा नहीं मारना है, इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, तो आप फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। और याद रखिएगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे जरूर आने वाले हैं जहां पर आपको टेबल यूज करनी पड़ेगी, शेड्यूल या टेबल, इसे कुछ भी बोल दीजिए, वो यूज करना पड़ेगा। उसके बेस पे आपको वहीं के वहीं जैसे ऑन द फील्ड थिंकिंग होती है वो करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आप चलिए देख लेते हैं इसे हम। Out of every 6 persons living in this world, one is Indian and other is Chinese. ये ऐसे भी बोल सकते हैं कि दुनिया के हर 6 लोगों में से 2 इंडिया और चाइना से बिलोंग करते हैं। The population of Pakistan is very small and accounts for roughly about 1/10 of China और India. ये क्लियर है हमें डेटा से। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा टाइप कर दीजिएगा चैट बॉक्स में। Though China is the largest nation and geographically occupies the largest area among the 3 nations, its density is the lowest. उसका क्या रीजन हो सकता है, आप यहां से देखिए, वो आपसे पूछ सकता है कि चाइना का जो डेंसिटी है वो इतना कम क्यों है। इंडिया की डेंसिटी क्या है 441, चाइना की क्या है बेटा, देख रहे हैं आप लोग 146 और पाकिस्तान की 245। तो चाइना की पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी कम क्यों है, क्या रीजन हो सकता है इसका। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, 3-4 नंबर का नहीं है। क्या रीजन हो सकता है उसका बताइए, टाइप कर सकते हैं आप। चाइना की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो इतनी कम क्यों है बेटा, कोई उसकी पॉपुलेशन के एक या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं आप इस पॉपुलेशन डेंसिटी को और इस डेटा को देखकर। चलिए मैं बता देता हूं बेटा इससे 2-3 बातें। नंबर 1 तो मैं ये बता सकता हूं इसे देखकर कि चाइना का जो पॉपुलेशन है वो डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स्ड का मतलब वो लोग बहुत दूर दूर के इलाकों में रहते हैं। जितना बड़ा उसका एरिया है, पॉपुलेशन कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन उनका ज्योग्राफिकल एरिया बड़ा है तो डेंसिटी कम है। पहली बात, उसकी पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं रहती है, वो दूर दूर के एरियाज में फैली हुई है। दूसरी बात ये बताई जा सकती है। तो दीज आर द क्वेश्चन, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। चलिए, द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन द हाईएस्ट इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना, वो आप इससे देख सकते हैं। फर्टिलिटी रेट से देखिए, यहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है पाकिस्तान का सबसे ज्यादा है तो उसकी पॉपुलेशन भी सबसे तेजी से बढ़ रही है। द पॉपुलेशन ग्रोथ हैज बीन द हाईएस्ट इन पाकिस्तान फॉलोड बाय इंडिया एंड चाइना। वन चाइल्ड नॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन द चाइना इज लेट 70s एज द मेजर रीजन फॉर लो पॉपुलेशन ग्रोथ। 1976 या 77 में रूल बना था चाइना में दैट एवरी कपल कैन हैव ओनली 1 चाइल्ड, जो उन्होंने अभी 2-3 साल पहले खत्म किया है, क्योंकि अब उनके पास पॉपुलेशन जो है ना, अब वो जो 70s में जो जिनकी बर्थ हुई होगी अब वो 50s और 60s में चले गए, यानी कि वो 50 और 60 साल के लगभग हो गए। यानी कि जो बच्चे रहे होंगे या पैदा हुए होंगे या जो 71-72 में पैदा हुए होंगे, तो अब आप देखिए वो 50 साल के हो गए, 79। तो अब वो 50 साल के हो गए, 55 साल के हो गए, अब उनकी रिटायरमेंट एज आ गई। पहले से वहां पे जो बच्चे हैं या जो यंग पॉपुलेशन है वो कम है। तो चाइना ने इस चीज को देखकर अब इस 1 चाइल्ड नॉर्म को, अभी बताता हूं बेटा, चाइना ने ये देखकर कि भाई अब तो जो यंग पॉपुलेशन है वो कम हो गई, तो 2 या 3 साल पहले 1 चाइल्ड नॉर्म को खत्म कर दिया है। अब उन्होंने एक ही जगह 2 की परमिशन दे दी है। अच्छा, अभी मैं लास्ट में लेता हूं उस क्वेश्चन को। This measure led to a decline in the sex ratio, the proportion of females per 1000 males। देखिए क्या हुआ, चाइना में 941 है, इंडिया में 929 है, पाकिस्तान में 947 है। Is low and biased against females in all 3 countries. Scholars cite son preference prevailing in all these countries as the reason। यहां से देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा बेटा कि तीनों ही कंट्रीज में इवन बीइंग सो डेवलप, ये रेशो इतना कम क्यों है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो कैसी है, पैट्रियार्शियल सोसाइटी है। सन इज प्रेफर्ड मोर देन डॉटर।
not as much as it used to be earlier, but I cannot or we cannot say that no, it is not the mindset. अब हम सब मॉडर्न हो गए हैं, अब तो किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़का हो या लड़की हो, या कहने की बातें हैं, डॉक्यूमेंट्री में, टीवी पे, वेब सीरीज पे अच्छी लगती हैं, अब भी फर्क पड़ता है लोगों पे। लेकिन जो समझदार लोग हैं वो उस चीज को उतना ज्यादा माइंड नहीं करते हैं जितना पहले किया करते थे। एंड दैट्स व्हाई नाउ दीज रेशियोज आर गेटिंग बेटर एंड better. Still a lot is desired. All three countries are adopting various measures to improve the situation. चलिए साहब, World Child Norm and the resultant arrest in the growth of population also have other implications. For instance, ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया है, after a few decades in China there will be more elderly people in proportion to young people. This led China to allow couples to have 2 children. अब वही बात है कि वो 50 और 60 साल के हो गए हैं। अब जब 50 और 60 साल के हो गए हैं तो रिटायरमेंट एज है, उनके पास जो है वो अब लेबर फोर्स या वर्क फोर्स कहां से आने वाली है, तो इसलिए उन्होंने अब उस रूल को खत्म किया है। ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने उसे अब खत्म क्यों कर दिया है। वो सिर्फ इसीलिए किया है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, कि अब एल्डरली की जब नंबर ज्यादा हो जाएंगे बेटा। और दूसरा नुकसान क्या होता है, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर याद हो, डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज्यादा होने का मतलब काम करने वाले कम हो जाएंगे और जो उन पे डिपेंड रहते हैं वो ज्यादा हो जाएंगे। जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो फिर उन्हें ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा अर्न करना पड़ेगा, तभी तो। अब एक फैमिली है 10 लोगों की, सिर्फ 2 आदमी काम करते हैं तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। या तो वो ज्यादा काम करें, ज्यादा अर्न करें, या मेंबर्स डूइंग वर्क उनका नंबर बढ़ जाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स चाइना ने फेस की और चाइना ने फिर 1 चाइल्ड नॉर्म को खत्म कर दिया। अब इन्होंने फर्टिलिटी रेट और अर्बनाइजेशन का सिर्फ डेटा दिया है लास्ट पॉइंट में, वो हम इस टेबल से देख सकते हैं। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज टाइप कर दीजिए। कोई अगर किसी की क्वेरी है तो टाइप कर दीजिए। कुछ भी किसी ने कुछ पूछना है? वैसे तो जैसे आई सेड अर्लियर कि भाई इस टेबल को जरा अगर ध्यान से देख लें तो वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछे आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिर। जस्ट अ मोमेंट बेटा। नेक्स्ट देखते हैं जीडीपी एंड सेक्टर्स। जीडीपी का हम सबको पता है क्या उसका मीनिंग होता है, और हमें ये भी पता है कि 3 सेक्टर होते हैं। इंडिया के सेक्टर्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 2 एंड 3 में डिस्कस भी कर चुके हैं। अगर आपको ध्यान से याद हो ये चीज कि इंडिया में जब हम व्हेन वी बिकेम इंडिपेंडेंट वी पुट आवर ऑल फोकस ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर तो हमारा हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है, इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, ये हमें पता है। लेकिन फिर हमने जो 5th या 4th 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था 60s में, उसमें हमने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नंबर को बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया था। एंड एट द पीक इट वाज अराउंड 280 और 300 बड़ी सरकारी कंपनियां इंडियन इकोनॉमी में थी। लेकिन बाद में उनकी परफॉर्मेंस खराब होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से हमें एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, आजकल एक एनईपी और चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट ये 2020 है, वो 1991 है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 इंट्रोड्यूस की हमने, किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट ने 1960 से 1990 तक सेकेंडरी सेक्टर को जो फोकस किया था उसके शुरू में एनकरेजिंग रिजल्ट मिले हमें, लेकिन आफ्टरवर्ड्स दे काइंड ऑफ बिकेम अ बर्डन ऑन इंडियन इकोनॉमी। और फिर उनकी सैलरी में, पेंशन में और सब दूसरी चीजों में गवर्नमेंट का जो बजट था, गवर्नमेंट का जो बिल था, गवर्नमेंट का जो पैसा था, उसका बहुत बड़ा जो पार्ट था वो खर्च होने लगा। देन वी स्टार्टेड एलपीजी। एलपीजी के बाद हमने ये पढ़ा चैप्टर नंबर 3 में कि
टर्शरी सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर जो है, उसमें सबसे ज्यादा जॉब क्रिएट की है, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया है, और वंस उसका जो ग्रोथ रेट था वो 10% से भी ज्यादा था। ये है इंडिया की स्टोरी जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। अभी से हम कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज से, हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और यहाँ से आपको एक छोटा सा आइडिया ये भी हो जाएगा कि वी ऑलवेज से कि भाई चाइना के प्रोडक्ट जो है वो यूज करने बंद कर दीजिए, मतलब वो एक रिटोरिक होता है, सिर्फ उसका ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप और हम अगर चाइना के प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो उसको कोई बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी कभी आप लोग फेसबुक पे देखते होंगे या इधर उधर डॉक्यूमेंट्रीज में आ जाता होगा कि अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, तो मेरे पास आते हैं तो मुझे हंसी आती है, जस्ट डोंट शेयर के पता नहीं क्या सोचेंगे आप लोग कि चाइना की इकोनॉमी को बर्बाद कर दीजिए। मतलब इज जस्ट काइंड ऑफ ए थिंग कि अगर हम चाइनीज प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाले हैं तो चाइना की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी, वो घुटने टेक के बैठ जाएगी हमारे सामने दोनों हाथ ऐसे करके कि प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं होने वाला है बेटा। अगर चाइना की इकोनॉमी 1 रुपये के बराबर है तो हमारी इकोनॉमी 15 पैसे के बराबर है, इतना डिफरेंस है। और उस 15 पैसे में से इंडिया और चाइना का जो बिजनेस होता है वो अराउंड 70 to 80 बिलियन डॉलर्स होता है सिर्फ। तो ये रिटोरिक्स होते हैं, इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेटा के बेस पे बात करते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल सिचुएशन। वन ऑफ द मच टॉक्ड issues around the world about China is its GDP. China has the second largest GDP. ये ट्रिपल पी जो लिखा है इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि जब हम एक ही चीज की वैल्यू को इक्वल मानकर अलग अलग कंट्रीज से उसकी कंपैरिजन करते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है बेटा, हमें इससे ये एक्चुअल पिक्चर निकल के आ जाती है कि सभी कंट्रीज की जो वैल्यूज हैं वो, यानी कि आप इस 19.8 और 8.07 को कंपेयर कर सकते हैं, फैक्चुअली कंपेयर कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बर्गर जो है वो चाइना में तो युआन में मिलता है, इंडिया में रुपीज में मिलता है, अमेरिका में डॉलर में मिलता है, यूके में पौंड में मिलता है, जर्मनी में यूरो में मिलता है। कैसे कंपेयर करेंगे अब आप बताइए। उसके लिए पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी की थ्योरी आई थी। आई सजेस्ट कि इसे आप गूगल करके अच्छे से पढ़ लीजिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगेगी आपको अगर आप पढ़ेंगे तो। चलिए ये जस्ट इन इंट्रोडक्शन। तो चाइना की जो जीडीपी है वो दुनिया में सबसे बड़ी जीडीपी है, पहली सबको पता है कौन सी होगी, अमेरिका। तो यहाँ पर 19.8 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। इंडिया की कितनी है, 8.07 ट्रिलियन डॉलर की। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर की बनाने वाले हैं। ये तो ऑलरेडी 8.07 ट्रिलियन है, तो फिर मोदी जी कैसे बनाएंगे, कम करेंगे इसे? नहीं, ये परचेजिंग पावर पैरिटी के बेस पर है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हम इन सबको कंपेयर कर सकते हैं, एक्चुअल में इतनी नहीं है। ये एक थ्योरी के बेसिस पर हमने सभी चीजों के दाम को एक बराबर कर लिया, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी। नाम से ही पता लगा परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी कि एक ही चीज को आप अलग अलग जगह पर खरीदेंगे तो वो कितने की हो जाएगी, उसके बेसिस पर है। तो उसके बेसिस पर हमारी जो इकोनॉमी है, हाँ, अदरवाइज मैंने पहले इसलिए क्लियर कर दिया, कभी कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ लेंगे सर मोदी जी तो 5 ट्रिलियन करने के लिए गए ना, ये तो ऑलरेडी 8 ट्रिलियन लिखा हुआ है। और पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है बेटा, वो 1 ट्रिलियन मान लेते हैं। तो अब आप कंपैरिजन कीजिए कि चाइना के पास 20 रुपीज है, हमारे पास 8 रुपीज है, और पाकिस्तान के पास 1 रुपया है। ये हमारी सिचुएशन है। 3 स्टूडेंट हैं, एक घर से 20 रुपीज लेकर आया है, एक 8 रुपीज लेकर आया है, और तीसरे के पास, बेचारे के पास सिर्फ 1 ही रुपया है। उसे कैसा फील होता होगा? रफली अबाउट 12% ऑफ इंडिया जीडीपी, यानी कि पाकिस्तान, उधर तो हमने इंडिया और आप इंडिया और चाइना को कंपेयर कीजिए तो 2 टाइम्स बोल सकते हैं इजीली, 2.5 टाइम्स एक्चुअली। यानी कि चाइना की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी से 2.5 गुना बड़ी है, और पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारी इकोनॉमी का सिर्फ 12% है। यानी कि हमारे पास अगर 1 रुपया है तो पाकिस्तान के पास 10 पैसे हैं। ऐसे कंपेयर करके देखिए, वो हमसे 10 टाइम्स स्मॉलर है पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की इकोनॉमी। और चाइना की इकोनॉमी हमारे से 2.5 टाइम्स बिगर है। ऐसे आप एक थोड़ा सा पिक्चर बनाइए, इधर पाकिस्तान है वो हमसे 10 टाइम्स छोटा है, और इधर चाइना है वो हमसे 2.5 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, इसके बेसिस पे हम आगे की बात करेंगे। When many developed countries were finding it difficult to maintain a growth rate of even 5%, China was able to maintain near double-digit growth for 1 decade. In 80s, Pakistan was ahead of China
India and China, and China was having double digit growth and India was at the bottom. तो इस सिंपल से सेकंड पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा कि जब पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या जीडीपी के लिए ग्रोथ रेट 5% से भी कम था, चाइना का 8-9% क्यों था? बताइए जल्दी से, ये कल पढ़ा था हमने, बताएं जल्दी से, टाइप करें चैट बॉक्स में, ये हमने कल स्टडी की थी बेटा इसके बारे में डिटेल में। यहां से ये पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे कि व्हाई डज इट हैपन। मैं चैट बॉक्स की तरफ देख रहा हूं लगातार। मीन्स बिजनेस इज बिजनेस, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा था बताइए। एक आंसर आया अभी मेरे पास, ओके 3 आंसर आ गए हैं अभी। आई थिंक यू ऑल आर एबल टू सी देम। रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस्ड, SEZ, GLF। हाँ जी, उसका सिंपल सा आंसर ये है, ये सब आपने आंसर ठीक दिए हैं लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल्स है बेटा। चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एज ए पॉलिसी दूसरी कंट्रीज से बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था, पहली बात। दूसरी बात जो बुक में नहीं लिखी है बट दैट इज द काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, कि चाइना में एक ही पार्टी की सरकार है, वो जो पॉलिसी बनती है वो एज इट इज इम्प्लीमेंट हो जाती है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ की बात नहीं कर रहे, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो जी, गुड आफ्टरनून। मैं आपको अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी जी, ओके। हाँ जी, हाँ जी, अभी फ्री होंगे। एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है बेटा? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? थैंक यू। चलिए साहब, we need to go there again। तो गलत जगह आ गए, यहाँ आ गए। चलिए, तो इसका जो मेन रीजन था वो बेटा वो यही था कि चाइना स्टार्टेड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वे बिफोर अदर कंट्रीज इवन थॉट अबाउट दैट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने हैं। और वो GLF और SEZ, उसके बाद उन्होंने CEZ भी बनाए थे एंड ऑल अदर थिंग्स दे क्रिएटेड, वो सब उसके एग्जांपल्स हैं। आपने ये पॉइंट लिख लेना है कि चाइना स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट वे बिफोर अदर कंट्रीज, पहला रीजन। दूसरा भी लिखिए वहीं पर, one party rule allowed it to implement its policy entirely। ये लिख लीजिए बेटा, खाली मत बैठिए, वरना फिर जो अब खाली बैठेगा वो एग्जाम टाइम में भी खाली बैठेगा। one party rule allowed it to implement its policies entirely। अब बाकी डेमोक्रेसीज में क्या होता है कि एक पार्टी जाती है, दूसरी पार्टी आती है, तो योजना आयोग का नीति आयोग बन जाता है। होप यू आर गेटिंग इट। सिंपल, काम वही करना है। पहले इंदिरा आवास योजना थी, अब अटल आवास योजना हो गई। पहले पेंशन योजना किसी और के नाम पे थी, अब वो अटल पेंशन योजना हो गई। तो इट इज जस्ट नोमेनक्लेचर में चेंज कर देते हैं, काम तो वही करना है। अब ये जो आजकल बहुत चल रहा है ना मुद्दा, आप लोग तो खैर अच्छे बच्चे हैं, टीवी देखते होंगे, न्यूज वगैरह, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, आपको तो ऑलरेडी पता होगा। ये जो कृषि बिल करके चल रहा है ना, एग्रीकल्चरल बिल जो लाए हैं, ये बेसिकली लड़ रहे हैं आपस में। वो जो कुछ MPs थे वो मैंने सुना है कि टेबल पे भी चढ़ गए थे ऊपर, जो राज्यसभा है उसमें। और ये वही बिल जो बीजेपी इंप्लीमेंट कर रही है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे चाइना से ही जोड़ दूंगा बाद में, कि ये जो बिल जिस पर ये कांग्रेस वाले लड़ रहे हैं कि हमने राज्यसभा में नहीं जाना है, अगर आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ेंगे
तो एज इट इज यही बिल अगर इनकी सरकार आ जाती तो इन्होंने इंप्लीमेंट करना था। यही बिल है, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने कर दिया तो अब हमें इसका विरोध करना है, सिंपल। बहुत पहले मैं पिछली क्लासेस में आपसे 5-6 साल पहले एक एग्जांपल दिया करता था। इंडिया के पास एक ऐसा डील है, सीटीबीटी बोलते हैं उसे, सीटीबीटी, कि इंडिया की जो कंट्रीज यूरेनियम एनरिच करती है ना, यूरेनियम जिससे आप ईंधन बना सकते हैं, इंडिया को वो यूरेनियम लीगली परचेज करने की परमिशन है। दुनिया में कुछ ही कंट्रीज हैं, 15 या 16, जिन्हें वो परचेज कर सकते हैं। जब बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि हम अमेरिका से ये करने वाले हैं, तो कांग्रेस ने इसका बड़ा विरोध किया, बड़े ये धरने प्रदर्शन एंड एवरीथिंग। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने वही डील एज इट इज कर दिया अमेरिका के साथ, तो फिर बीजेपी ने विरोध किया। डील के वर्ड में एक लाइन का भी चेंज नहीं था, एक लाइन का भी चेंज नहीं था। सो दिस इज, अब चाइना को इसमें क्या एडवांटेज है कि वहां पे कोई अपोजिशन ही नहीं है, जो पॉलिसी बनाई अगले 20 साल की वो इंप्लीमेंट होगी एज इट इज। अगर कोई चेंज भी होगा तो सिर्फ पोस्ट पे आदमी चेंज हो जाएगा, पॉलिसी चेंज नहीं होगी। इंदिरा का नाम अटल नहीं होगा, वो इंदिरा ही रहेगा, या अटल का नाम इंदिरा नहीं होगा, वो अटल ही रहेगा। समझ रहे हैं आप? मेथोडोलॉजी चेंज नहीं होगी, नाम चेंज नहीं होगा, पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी, और ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, ये उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है चाइना का आगे निकलने का। अभी ये जो प्रेसिडेंट साहब है, क्या नाम है इनका, ट्रम्प, ये 3 नवंबर को इलेक्शन होना है अमेरिका में, तो ये जल्दी जल्दी कुछ रूल्स ला रहे हैं। और आप आके देखिएगा कि अगला प्रधानमंत्री, अगर राष्ट्रपति अगर डेमोक्रेटिक पार्टी का आता है तो वो इन आके एक्सपंज कर देगा, यानी कि इन्हें हटा देगा, वो फिर नए रूल्स लेकर आएगा। तो डेमोक्रेसीज में ये होता है, आपने 9th-10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पढ़ा होगा कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो लॉन्ग होती है, टाइम लगता है, लेकिन अच्छी होती है। लेकिन कभी कभी चाइना वाला सिस्टम भी अच्छा होता है, जैसे वो बोलते हैं दाग अच्छे होते हैं। चलिए खैर, तो ये रीजन था कि चाइना ने पॉलिसीज को इंप्लीमेंट किया, और चाइना का जो डेवलपमेंट रेट है बेटा वो दूसरी कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। आप इस टेबल में देखिए, 1980 और 1990 के बीच में चाइना का जीडीपी रेट कितना है, 10.3, लेकिन 2015 to 17 के बीच में देखिए इंडिया का कितना है, 7.3, चाइना का है 6.8। लेकिन चाइना की इकोनॉमी क्योंकि बड़ी है तो इस ग्रोथ रेट पर भी उसने ज्यादा डेवलपमेंट किया। चलिए खैर, कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन हम बीइंग इंडियंस को ये हमें पैट्रियोटिज्म के तौर पे करना होता है, वरना चाइना और इंडिया का कोई कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं है। मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर वाले चैप्टर में बताया था कि जितना लोहा और स्टील, आयरन एंड स्टील हम 20 साल में यूज करते हैं, चाइना 1 साल में यूज कर लेता है। कंपैरिजन है कहाँ? कहाँ पे कंपैरिजन करेंगे आप? किस लेवल पे कंपैरिजन करेंगे? कोई कंपैरिजन नहीं है बेटा। एप्पल्स का ऑरेंजेस के साथ कंपैरिजन थोड़ा ही होता है, आपने सुना होगा शायद ये। थर्ड पॉइंट, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? नोट्स दिख रहे हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। इन 2015-17 there has been a decline in Pakistan and China's growth rate, whereas India met with moderate increase in growth rate. Some scholars hold the reform process introduced in Pakistan and political instability over a longer period as reason behind the declining growth rate in Pakistan. हालांकि पाकिस्तान का कंपैरिजन या पाकिस्तान की बात आउट ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि पाकिस्तान कहीं पिक्चर में ही नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा नेबर है तो हमने यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसका रेट, उसकी तो सब चीजें बिल्कुल अलग है। और उसका एक बड़ा रीजन ये भी रहा है, अगर आप पिछले 60 या 70 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री देखेंगे तो 30 to 35 ईयर्स वहां पर मिलिट्री का रूल रहा है, और मिलिट्री को सिर्फ क्या चाहिए होता है कि हमारा रूल बना रहे। वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में ना तो सोचते हैं, ना जानते हैं, ना प्लान करते हैं। तो 30-35 ईयर जब वहां पे मिलिट्री का रूल रहेगा, अभी पिछले कुछ टाइम पहले तक, इस वाले प्राइम मिनिस्टर से पहले तक वहां पे 10 साल तक मिलिट्री का रूल रहा, फिर 80s में भी मिलिट्री का रूल रहा। तो इट इज जस्ट लाइक एन एक्सप्लेनेशन। मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो इतना कम क्यों रहता है, क्योंकि वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। कभी भी मिलिट्री आ जाती है और फिर 5-10 साल से पहले नहीं जाती है,
और जब मिलिट्री बनी रहती है बेटा तो उसका का सारा फोकस होता है किस चीज पर, लॉ एंड ऑर्डर पर। उसका फोकस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ पर नहीं होता है। अब ये टेबल आपको दिख रहा होगा, इसमें देख लीजिए दो एरिया के बीच में उन्होंने ग्रोथ रेट में कंपैरिजन किया है। यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं कि चाइना का ग्रोथ रेट पहले ज्यादा था बाद में कम क्यों हो गया, इंडिया का पहले कम था बाद में ज्यादा क्यों हो गया, या इंडिया चाइना या इंडिया पाकिस्तान चाइना, इंडिया पाकिस्तान या इंडिया चाइना का ही वो कहेंगे ग्रोथ रेट में कंपैरिजन कीजिए, उस तरीके से वो क्वेश्चन बना सकते हैं। अब इसके बाद ये हमारे पास 3 सेक्टर होते हैं। इन चाइना एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या सिचुएशन है, ड्यू टू टोपोग्राफिक एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस द एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज रिलेटिवली स्मॉल, ओनली अबाउट 10% ऑफ इट्स टोटल लैंड एरिया, यानी कि चाइना में सिर्फ 10% एरिया पर हम खेती कर सकते हैं। इन 2015-17 with 18% of its workforce engaged in agriculture, contribution to GDP in China is 9%। आप देखिए कितना स्टार्क डिफरेंस है, चाइना का एग्रीकल्चर सेक्टर में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है 9%, इंडिया का कितना है 17% और पाकिस्तान का कितना है 25%। पाकिस्तान में और इंडिया दोनों में देखिए 40% से ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर में इंगेज्ड हैं। तो ये यहाँ से आप डेटा उठा सकते हैं, छोटे से टेबल अपनी भी बना सकते हैं कि जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है चाइना एग्रीकल्चर सेक्टर का। चाइना 9%, पाकिस्तान इंडिया 17%, पाकिस्तान 25%। परसेंटेज ऑफ पीपल इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, चाइना 18%, इंडिया 43%, पाकिस्तान 42%। ये डेटा हमने यहाँ से याद रखना है। अब सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की अगर बात करें, इन ऑल 3 इकोनॉमीज द इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर हैव लेस परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स बट कंट्रीब्यूट मोर इन टर्म्स ऑफ आउटपुट, यानी कि वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। In China, manufacturing and service sectors contribute the highest to GDP at 43 and 48%. Means agriculture का कितना है 9% और सेकेंडरी सेक्टर का 43%, टर्शरी सेक्टर का 48%, ये मिलाकर 100% हो जाता है। In India and Pakistan, it is the service sector which contribute the highest by more than 50% of GDP. इंडिया और पाकिस्तान में टर्शरी सेक्टर 50% से ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। Thus, in both India and Pakistan, the service sector is emerging as a major player of development. It contributes more to GDP and at the same time emerges as a prospective employer. चलिए साहब, मीन्स इससे हम ये बोल सकते हैं कि टर्शरी सेक्टर इज द गेम चेंजर, वेदर इट इज चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। टर्शरी सेक्टर में सबसे ज्यादा लोग इंगेज्ड हैं, जॉब में इंगेज्ड हैं। इंपॉर्टेंट सेक्टोरल ऑब्जर्वेशंस भी पढ़ लेते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, इस पूरे कंक्लूजन, इसे आप कंक्लूजन समझ सकते हैं। इन द लास्ट 4 decades, the growth of agriculture sector, which employs the largest proportion of workforce in all the 3 countries, has declined. चलिए ये क्लियर है हमें। In the industrial sector, China has maintained a near double-digit growth rate, whereas for India and Pakistan growth rate has declined. Means इंडस्ट्रियल सेक्टर का चाइना में भी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इंडिया और पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना ज्यादा आगे नहीं है, एंड दैट इज व्हाई एवरीथिंग इज मेड इन चाइना। इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही तो होता है, मेड और कहाँ पे होता है, आपको सोच के देखिए, मेड इन चाइना क्यों है या मेड इन चाइना है, तो इसका रीजन क्या है? इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो चाइना का सेकेंडरी या इंडस्ट्रियल सेक्टर है, कोई भी चीज देख लीजिए आप, छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी है, सब चाइना से ही बनकर आ रही है। मोबाइल के एसेसरीज देख लीजिए या दूसरी चीजें, कोई भी, जस्ट फॉर एग्जांपल। In case of service sector, China was able to raise its rate of growth during 1980 to 2015, while India and Pakistan stagnated with its service sector growth. Means China के GDP में सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कम था, उसने उसे बढ़ा लिया with different policies and everything, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। इंडिया और पाकिस्तान में स्टैग्नेट है, जितना पहले था उतना ही अब है। तो इसका कंक्लूजन क्या दिख रहा है बेटा हमें? Thus, China's growth is mainly contributed by the manufacturing and service sector, and India's growth by the service sector. During this period, Pakistan had showed deceleration in all the 3 sectors. इंडिया और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने सर्विस सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया में भी सर्विस सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान इज जस्ट लाइक आउट ऑफ क्वेश्चन, as I told you, still is sharp decline in all the sectors.
अभी अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले बेटा। बेसिकली हमने यहाँ से यही आइडिया उठाना है कि सर्विस सेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन जीडीपी ऑफ ऑल दीज 3 कंट्रीज, whereas India and China are leapfrogging or going forward at a very fast rate. Even in all these times, still we are maintaining a good pace of development in service sector, but Pakistan has not in any of the sectors. और पाकिस्तान की जब भी बात आएगी तो याद रखिएगा एक वर्ड जो आपको हर आंसर में यूज करना है, दैट इज पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी। वो उसका रूट कॉज है पाकिस्तान की सभी प्रॉब्लम्स का। अलग है वो पाकिस्तान का क्वेश्चन नहीं देंगे अब, जहां तक मुझे लगता है गवर्नमेंट को, सीबीएसई को देखते हुए वो इंडिया और चाइना का ही क्वेश्चन आपको देने वाले हैं। बट स्टिल हमने पूरा कवर करना है अपना सिलेबस, तो विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। अब ये चैप्टर खत्म भी हो सकता है 1-2 साल में इस एनसीईआरटी की बुक से। चलिए, अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। These are the ways how we function. कोई भी क्वेश्चन किसी ने पूछना है बेटा, 1 अक्टूबर से स्कूल खुल रहे हैं लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है। उसका कंसेंट आपने भेजना है, भले ही आपने स्कूल आना है या नहीं आना है, लेकिन वो जो फॉर्म आया था वो आपने फिल करके जरूर भेजना है। कभी आप सोचेंगे सिर्फ वही भेजेंगे जिन्होंने आना है। आई होप कि ये मैसेज आपको आपके क्लास टीचर्स ने दे दिया होगा। वो फॉर्म आपने फिल करना है, भले ही आपने आना है या नहीं आना है। और ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए डेली 8-10 घंटा, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अब अच्छा जी, देयर आर मैनी रीजंस। एक क्वेश्चन है कि चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो 2015 के बाद कम क्यों हो गया, उसे हम बहुत सारे एंगल से आंसर कर सकते हैं, लेकिन जिस एंगल से आपने आंसर करना है उसे लिख लीजिए, दैट इज इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस। भाई जितनी चाइना अकल सीख रहा था उतनी दूसरे भी तो सीख रहे थे ना। इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस और पॉलिटिकल पॉलिसीज, ये भी आप लिख लीजिए। जब आप ऐसे वर्ड यूज करेंगे ना अपने आंसर में, तो जो टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा बोर्ड की, वो इंप्रेस हो जाएगा आपसे। वो सोचेगा कि इन बच्चों को तो बहुत नॉलेज है, एंड ही विल बी गिविंग यू 6 out of 6, 4 out of 4, एंड दैट इज आवर मोटिव। देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसे चाइना डेवलपमेंट कर रहा था, हम एक दूसरे देखकर सीखते हैं ना कि आप ये बैग कहाँ से लाए हो, मैं भी वहीं से वो बैग लेकर आ जाऊंगा। ऐसे होता है ना, या ये बैग आजकल बहुत चल रहा है तो मुझे ये बैग परचेस कर लेना चाहिए, स्कूल बैग। तो वैसे ही जब चाइना का डेवलपमेंट हुआ तो दूसरी कंट्रीज ने उसे केस स्टडी बना लिया ना, और वैसे ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। अब आप देखिए, वैसे तो वी डोंट से इट, मतलब ये इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन वियतनाम को देखिए, कंबोडिया को देखिए, फिलीपींस को देखिए, छोटी छोटी कंट्रीज हैं। इवन बांग्लादेश को देखिए, छोटी छोटी कंट्रीज हैं, लेकिन वो एक पर्टिकुलर चीज के प्रोडक्शन में चाइना से भी अच्छे हैं। हार्डवेयर का प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे, क्वालिटी प्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर इज मोर सुटेबल टू वियतनाम। तो दूसरे उससे सीखते चले गए। और फिर अभी आप देख ही रहे होंगे ये 5G आने वाला है, जिसकी वजह से पहले ये अफवाह भी फैल गई थी कि कोविड 5G की वजह से होता है। हाँ, ये भी एक वो हुआ था। तो जो 5G आने वाला है बेटा, एक हुआवे के नाम से कंपनी है, HUAWEI, आई डोंट नो हाउ यू स्पेल दैट। हुआवे के नाम से कंपनी है, उसने 5G को इन्वेंट किया है। और अमेरिका ने ये देख करके वो जब अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो अपने सर्वर्स का जो एक बैक डोर है वो चाइना में खोल देते हैं, स्पाइंग करते हैं। तो पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने उस पर क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं। जब उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं जिनसे हम चाइना का बिजनेस कम हो जाता है। जब चाइना का बिजनेस कम होगा तो उसका जीडीपी ग्रोथ रेट भी कम होगा। तो और भी बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट आपने लिखे हैं दो, they will be sufficient to give you 100 out of 100 in economics. Any other question? Time is up now, I think. ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्जाम बहुत जल्दी आपको आप अपने आप को एक बोर्ड के एग्जाम सेंटर में बैठे हुए पाएंगे। शायद JCDA भी पब्लिक स्कूल है,
वहीं पे आप अपने आप को बैठे हुए पाएंगे इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी और मार्च। तो बस जस्ट इमेजिन दैट, वो आपको मोटिवेट करेगा बहुत अच्छे से मेहनत करने की। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच। और वही बात मैं फिर से एक बार टाइप कर देता हूँ, इसे पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस लोड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो स्टे इनसाइड, स्टे सेफ, है ना। हाँ, और जितना भी आप घर में रहते हैं उतना सारा का सारा टाइम फिर आपने पढ़ाई को देना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।